Hello and good morning everyone. I welcome you all at Reverse News Analysis. Today is 4th August 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Reverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, गवर्नमेंट इम्पोजेस कर्ब ऑन इम्पोर्ट ऑफ टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स. यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपका जो लैपटॉप है, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जिसको हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं. ओके ज़्यादातर जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लैपटॉप्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, इसको हम दूसरी कंट्री से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं. और कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं ज़्यादातर ये जो आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं. कहाँ से? चाइना से इंपोर्ट करते हैं. तो लास्ट 2 मंथ्स में आप देखेंगे तो चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था. इसी के चलते गवर्नमेंट ने ये कहा है कि उन्होंने ये जो इंपोर्ट है उस पर कर्व लगाया है. मतलब कि जिन लोगों के पास इंपोर्ट का लाइसेंस है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं लैपटॉप्स टैबलेट्स का. बट जिन लोगों के पास यहाँ पर लाइसेंस नहीं है उनको क्या होगा, मतलब वो लोग इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे. और अगर जैसे कि ये भी है आपकी, जैसे आप ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं तो अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हैं तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए जाएंगे, जिसके साथ क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर उस आइटम का, पर्टिकुलर आइटम का जो प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. ओके तो यहाँ पर देखिए ये कहा जा रहा है कि न्यू रेगुलेशन रिक्वायर इंपोर्ट लाइसेंस विद इमीडिएट इफेक्ट. अगर जिस पर्सन के पास यहाँ पर इंपोर्ट लाइसेंस है तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पर लैपटॉप जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उसको यहाँ पर परचेस कर सकता है. उससे फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं. ओके नाउ मूव विल हिट शॉर्ट टर्म अवेलेबिलिटी ऑन Dell, HP, Apple laptops but will be used for domestic sector. Some devices given exemptions. यहाँ पर अब देखिए ऐसा क्यों किया गया, इससे कारण जो हमारा डोमेस्टिक सेक्टर है उसमें थोड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा. क्योंकि आप खुद ही सोचिए ना, मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पर किसी भी ऑनलाइन परचेस करे, मैंने यहाँ पर एक लैपटॉप परचेस किया ऑनलाइन और वो हमारी कंट्री का नहीं है, दूसरी कंट्री का है, फॉरेन कंट्री का है. अब वो लैपटॉप हमारी कंट्री में आएगा तो उसके साथ साथ इसमें क्या लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी भी लगेगी और साथ साथ उसमें जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो भी इसमें चार्ज किए जाएंगे. तो इससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर जो आइटम है उसका ऑलरेडी क्या हो जाएगा, प्राइस राइज हो जाएगा. तो मैं इसको खरीदने के प्लेस पर जो मेरे डोमेस्टिक सेक्टर में जहां पर मुझे लैपटॉप मिल रहा है कम प्राइस में, तो मैं उसे परचेस करूंगी. तो इसमें यही कहा जा रहा है कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए हमें क्या देखने को मिल सकता है कि ये जो आपके डेल, एचपी और एप्पल के जो लैपटॉप्स हैं उसमें हमें शॉर्ट अवेलेबिलिटी देखने को मिल सकती है. बट ये क्या करेगा, अल्टीमेटली जो हमारा डोमेस्टिक सेक्टर है उसको बूस्ट करेगा. कुछ डिवाइसेस को यहाँ पर एग्जाम्पशन भी प्रोवाइड किए गए हैं. ओके तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा. तो अभी एक्चुअली हुआ ये, आप देखेंगे इन फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23 इंडिया इंपोर्टेड $9,446 मिलियन वर्थ ऑफ लैपटॉप्स फ्रॉम चाइना. हांगकांग वॉज डिसेंट सेकेंड. तो चाइना से सबसे ज्यादा हमने यहाँ पे क्या किया, परचेस किया. आप देखेंगे इसके कारण जो हमारा चाइना के साथ है ट्रेड डेफिसिट वो बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए हमने क्या किया, अभी जो इंपोर्ट पर थोड़ा सा कब लगाया है. ओके आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज ओवर 9 लाख ट्रीज लाइकली टू बी एक्स्ड फॉर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट. अब देखिए इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन. ओके उसके बाद हम देखेंगे इस आर्टिकल को. तो हमारा क्वेश्चन था कल का, आप सभी देखेंगे यहाँ पर, Which of the following is are possible consequences of heavy sand mining in river beds? हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर हम बहुत ज़्यादा जो आपकी सैंड माइनिंग होती है उसको करते हैं तो इससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं, है ना. जैसे कि मान लीजिए ये आपकी रिवर है, ये रिवर है, आप सभी को पता है जो रिवर का बेड होता है उसमें सैंड होता है. सैंड मतलब रेत जो हम कहते हैं उसे, तो रेत होता है. तो उसकी बहुत ज़्यादा अगर हम माइनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा उससे सैंड निकालते हैं तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं ये हमें बताना है. ओके तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या थे. पहला ऑप्शन था हमारे पास डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर. सेकेंड ऑप्शन इज पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, लोअरिंग द वाटर टेबल. तो इसमें से आपका कौन सा राइट ऑप्शन होगा, कौन सा रॉन्ग, ये आप लोगों को बताना था. तो जिन लोगों ने कल इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है वो लोग आज पहले इस वीडियो को पॉज करेंगे, देन इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप पढ़िए. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर
आपको अपना एनालिसिस करना है, सारी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। ओके, नाउ देखिए, अगर सैंड माइनिंग होती है तो इससे क्या होगा, पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर तो इंक्रीज होगा ही। यहाँ पर जो आपका ग्राउंड वाटर है, आप रिवर क्या करता है, जैसे कि ये रिवर है, हमने भी बात करी कि ये है हमारा रिवर। अब यहाँ पर क्या है, सैंड है, तो सैंड एक तरीके से क्या काम करता है, एक्वाफायर का काम करता है। ये जो वाटर जब ये धीरे धीरे क्या होता है आपका ग्राउंड लेवल पर जाता है तो पानी थोड़ा थोड़ा क्या होता है, छन के जाता है, मतलब कि वो क्या होकर जाता है यहाँ पर पॉल्यूशन फ्री होकर यहाँ पर जाता है। बट अगर आपने सैंड को क्या कर दिया, यहाँ से इसकी माइनिंग कर दी, इसको रिमूव कर दिया, तो एक तरीके से ये जो सैंड एक्वाफायर का काम कर रहा था वो काम करना बंद हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या करेगा, जो हमारा ग्राउंड वाटर है, उसका जो वाटर है, ग्राउंड वाटर हमारा, वो पॉल्यूट होगा कि नहीं होगा, है ना, वो गंदा होगा, उसमें पॉल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। क्योंकि सैंड एक तरीके से क्या काम कर रहा था, लिक्विफायर का काम कर रहा था, मतलब कि एक्वा का काम कर रहा था, एक्विफायर का, कि वाटर को वो क्या कर रहा था, यहाँ पर उसको पॉल्यूशन से हटा रहा था। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है, ये कॉन्सिक्वेंसेस जो है हमें फेस करने पड़ सकते हैं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन, जो सेकंड स्टेटमेंट है, वो सही हो जाती है। अब थर्ड को आप यहाँ पर पढ़िए। थर्ड ये कह रही है लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल। यहाँ पर जो आपकी वाटर टेबल है उसमें कमी देखने को मिलेगी। मान लीजिए यहाँ पे हम रिवर की सैंड माइनिंग कर रहे हैं, मतलब आपकी रिवर से हमने सैंड माइनिंग की, तो क्या होगा, यहाँ पर जो आपका वाटर टेबल है धीरे धीरे क्या होगा, वो डिक्रीज होने लगेगा, कम होने लगेगा। मतलब वाटर का जो लेवल है, पहले मान लीजिए अगर वो पहले यहाँ तक आता था, अब वो कहाँ तक टेबल में शो करेगा, इतना शो करेगा। तो ये हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ओके, नाउ हम बात करते हैं अब फर्स्ट स्टेटमेंट की। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर। ये क्या करेगा, वाटर जो आपकी रिवर है वहां की जो सैलिनिटी है, सैलिनिटी का मतलब यहाँ पर जो उसका खारापन है उसको डिक्रीज करेगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है, क्योंकि यहाँ पर वो सैलिनिटी को डिक्रीज नहीं, सैलिनिटी को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। एक्चुअली इसमें होता क्या है, जब हमने सैंड माइनिंग की तो इसका जो हमारी रिवर है उसका कनेक्शन किसके साथ होने लगता है, यहाँ पर सी के साथ होने लगता है, ऑटोमेटिकली होता है, बट सी के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा होने लगता है, और सी का जो वाटर है रिवर्स होकर कहाँ आता है, रिवर में आता है, जिसके कारण जो रिवर का वाटर होता है वो और ज्यादा सलाइन होने लगता है। इसलिए हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, 2 and 3 ओनली, बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, which are the most likely advantages of implementing goods and services tax GST। मतलब कि यहाँ पर हमने देखिए कल GST के बारे में पढ़ा था हमने, तो अगर हम GST को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो इसके रेफरेंस में आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, सो यू हैव टू टेल वेदर दे आर राइट और रॉन्ग। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है, ये आप लोगों को बताना है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी ये कहती है, इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्स कलेक्ट by multiple authorities and will thus create a single market in India। पहला यही कह रहा है, पहली स्टेटमेंट हमारी ये कह रही है कि ये क्या करेगा, आपका जो आपका गुड एंड सर्विस टैक्स है, तो आपके जो बहुत सारे मल्टीपल टैक्स हैं जो मल्टीपल अथॉरिटीज के द्वारा यहाँ पे इंप्लीमेंट किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, इम्पोज किए जाते हैं, उसको क्या करेगा, ये रिप्लेस कर देगा, और मार्केट में आपका सिर्फ एक सिंगल टैक्स सिस्टम होगा। एक सिंगल टैक्स सिस्टम को क्या करेगा, ये क्रिएट करेगा। ओके, नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया एंड विल इनेबल इट टू इंक्रीज इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये कह रहा है कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा। यहाँ पर वर्ड क्या है, आपको ये ध्यान देना है, ड्रास्टिकली रिड्यूस करने की बात की जा रही है, और इसके साथ साथ क्या होगा, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो इंक्रीज होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी सही है और गलत, ये आप लोगों को बताना है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग इट विल इनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड विल इनेबल इट टू ओवरटेक चाइना इन द नियर फ्यूचर। ये कह रहा है, ये स्टेटमेंट कह रही है कि ये क्या करेगा, धीरे धीरे जो हमारी इकोनॉमी है, इंडिया की जो इकोनॉमी है, उसकी जो ग्रोथ, उसके साइज को इंक्रीज करेगा, और कुछ सालों में नियर फ्यूचर हम ये देखेंगे कि इसने चाइना को भी क्या कर लिया है, ओवरटेक कर लिया है। तो इसमें से आप लोगों को ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत। तो इसके लिए आपको कोड भी दिए गए 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स की।
तो यहाँ पर किससे इन्फ्लुएंस होता है ये हमें बताना है कि हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट का बॉन्ड सिस्टम है वो किसके द्वारा यहाँ पर इन्फ्लुएंस होता है। पहला है एक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व। आपका जो यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व है उसके एक्शन, वहां पर अगर कुछ एक्शन होता है तो ये क्या करता है, इंडिया का जो बॉन्ड सिस्टम है, इंडियन बॉन्ड है, उसकी यील्ड को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट इज एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या ये जब यहाँ पर हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ एक्शंस लेती है तो इसके साथ क्या होता है, जो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है। थर्ड इज इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। यहाँ पर जब इन्फ्लेशन होता है, शॉर्ट टर्म आपका जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उसमें राइज देखने को मिलता है, उसमें चेंजेस होते हैं, तो इसके कारण क्या हमारा इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड सिस्टम को ये इन्फ्लुएंस करता है या नहीं, आप लोगों को ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आप लोग कहाँ करेंगे, कॉमेंट सेक्शन में करेंगे। आपके लिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कौन सा क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आ करेक्ट। ये आपका 2016 का क्वेश्चन है और ये दोनों क्वेश्चंस भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। ओके, हम यहाँ पे एज अ प्रैक्टिस इनको लेकर चल रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। ओके, ना आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें जो स्टेटमेंट्स है आप इन्हें रीड करेंगे। पहले ये स्टेटमेंट क्या कहती है, हम ये आपका मिलेट्स है कि हमें क्या करना है, इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन करना है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत, ये आप लोगों को बताना है। पहली स्टेटमेंट है हमारी, दिस इनिशिएटिव एम्स टू डेमोन्स्ट्रेट द इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड द डेमोन्स्ट्रेट वैल्यू एडिशनल टेक्निक्स एंड इन एन इंटीग्रेटेड मैनर विथ अ क्लस्टर अप्रोच। तो क्या ये आपकी पहली स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है, पुअर स्मॉल मार्जिनल एंड ट्राइबल फार्मर हैव अ लार्जर स्टेक इन दिस स्कीम। क्या इस स्कीम में पुअर स्मॉल मार्जिनल और ट्राइबल फार्मर्स है उनका लार्जर स्टेक है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू एनकरेज फार्मर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप टू शिफ्ट टू मिलेट कल्टिवेशन बाय ऑफरिंग दैम free kits of critical inputs of nutrients and micro irrigation equipments। तो यहाँ पर आपको ये बताना है क्या ये तीनों स्टेटमेंट आपकी सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। आपके पास यहाँ पर कोड दिया गया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इन चारों क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसके आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आप लोगों को वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो आंसर है आप लोगों को यहाँ पर कल दिया जाएगा, तो कल का वीडियो यहाँ पर देखना ना भूलें। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर, ओवर 9 lakhs ट्रीज likely to be axed for ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। अब आपका यहाँ पर क्या आता है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। पहले हम इसकी क्या देखते हैं, लोकेशन देखते हैं। ग्रेट निकोबार कहाँ है आपका, अंडमान एंड निकोबार तो आप लोगों ने देखा होगा, ये है हमारा अंडमान और ये निकोबार। निकोबार में आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो ये हमारा क्या है, ग्रेट निकोबार। आई होप आपको यहाँ पे याद होगा, हमने इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन भी किया था कि ग्रेट निकोबार की लोकेशन यहाँ पर जो आपका निकोबार आइलैंड है वहां पर कहाँ पड़ता है ना। तो आप सदर्न साइड में जाएंगे तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पर ग्रेट निकोबार मिलता है। यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है, एक ग्रेट निकोबार ये आइलैंड है, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। कितने मिले यहाँ पे, 4 प्रोजेक्ट्स है, 1 2 3 4। अब इन प्रोजेक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। आपको लोकेशन यहाँ पे क्लियर हुई। ओके, नाउ यहाँ पर जो है अभी हाल ही फिलहाल में क्या किया जा रहा है, ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है इसके लिए ओवर 9 लाख जो ट्रीज हैं उसको कट किया जा रहा है। ये जो आपका प्रोजेक्ट है वो 72,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है, जिसमें यहाँ पर 9.64 एंड नॉट 8.4 लाख ट्रीज फेबल इनेबल द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट टाउनशिप एंड 450 मेगा गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट्स ऑन द ग्रेट निकोबार आइलैंड। यहाँ पर हमारे 4 प्रोजेक्ट्स आते हैं। ये आपका 72,000 करोड़ रुपीस का क्या है, प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट को मतलब कि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम भी आ रही थी, इसको पहले क्लियरेंस नहीं मिल रहा था, है ना। जो आपकी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस कमेटी के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर क्लियरेंस प्रोवाइड किया जाता है, बट इसको पहले क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। बट धीरे धीरे क्या किया गया कि इसमें यहाँ पे इसको क्लियरेंस भी मिल जाती है, इसका पूरा असेसमेंट होता है, तो उसके बाद इसमें यहाँ पे क्लियरेंस मिलती है। अब हम बात करते हैं किसकी, कि ये जो प्रोजेक्ट है वो कह रहे हैं कि ये जो हमारा इन्वायरमेंट है इसको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। बट आप खुद सोचिए, यहाँ पर 9 लाख ट्रीज को क्या हो रहा है, ये कट होंगे, एक्सड होंगे, मतलब कि इन्हें कट किया जाएगा। तो इसका कितना ज़्यादा लार्जर, मतलब कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट पर पड़ेगा। वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, वहाँ की जो इकोलॉजी है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, वहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी के पीपल है,
ट्राइबल कम्युनिटी के लोग वहाँ पर जो रह रहे हैं तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट डालेगा। ओके, अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो आप इसका एक ओवरव्यू ले सकते हैं। यहाँ पर ये प्लान है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, 166 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द 910 स्क्वायर किलोमीटर आइलैंड है आपका। इसमें यहाँ पर क्या किया जाएगा, अंडर कंस्ट्रक्शन मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है सदर्न टिप ऑफ द ग्रेट निकोबार आइलैंड अंडमान सी ऑफ। ये प्रोजेक्ट क्या है, इसमें आप देखेंगे, इसमें हमने देखा कि हम ये जो लोकेशन है वो जियोस्टैटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे डिफेंस के लिए, लॉजिस्टिक और कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ के लिए, इको टूरिज्म के लिए, कोस्टल टूरिज्म और कोस्टल रेगुलेशन जोन के लिए। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट के आपके 4 कंपोनेंट्स हैं। क्या है आपके 4 कंपोनेंट्स हैं। अब देखिए, आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि कंबोडिया जैसे और भी आपकी जो ईस्टर्न नेशन है, ईस्ट एशियन नेशंस है, तो यहाँ पर ट्रेड के लिए एक तरीके से वो बनता है, पोर्ट का यहाँ पर बनाया जाता है। तो डिफेंस के सिस्टम से भी और हर तरीके से ये जो लोकेशन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। ये जो मेगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला क्या है आपका, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं गैलिथिया बे ICTT को एस्टैब्लिश करेंगे। मतलब कि आपका क्या होगा, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल होगा। मतलब कि अगर कोई शिप यहाँ पर आ रही है तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनका ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल होगा। ग्रेट निकोबार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा आपका ये। इसकी जो पीक कैपेसिटी है वो कितनी होगी, 4000 पैसेंजर्स को ये क्या कर सकती है, एकोमोडेट कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर निकोबार गैस एंड सोलर पावर प्लांट्स को भी क्या किया जाएगा, एस्टैब्लिश किया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 450 MVA होगी, स्प्रेड ओवर द 16,610 हेक्टेयर्स में ये क्या होगा, आपका फैला हुआ होगा। ओके, तो यहाँ पर अब कंसर्न्स भी रेस किए जा रहे हैं। कंसर्न्स क्या क्या है, अभी हमने डिस्कस किया। ये जो फ्लोरा है, इस प्रोजेक्ट के कारण हम ये देखेंगे जो आपका मैनग्रोव कवर है 12 to 20 हेक्टेयर में जो मैनग्रोव कवरेज है उसको क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। आपका जो कोरल है ना, हमारा जो इस टाइम पे कि हमें जो कोरल लॉस हो रहा है इसको मिटिगेट करना है, बट ये जो हम क्या करेंगे, कोरल्स को यहाँ पे ट्रांसलोकेट करेंगे। तो एक तरीके से क्या करेगा, अगर हम कोरल्स को यहाँ पे ट्रांसलोकेट करते हैं तो यहाँ पर जो उसका रिस्क है लॉस का वो और ज्यादा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फौना की बात करते हैं यहाँ पर, तो जो 10 किलोमीटर रेडियस में हम क्या देखते हैं, आपका यहाँ पे गैलिथिया बे भी आ जा सकता है, जो कि आपका इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है। यहाँ पर रेयर फौना स्पीशीज पाई जाती हैं, जैसे कि हम बात करते हैं लेथरबैक सी टर्टल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, निकोबार मैक्यूस। तो आपका जो ये लेदर बैक सी टर्टल्स है, ये सारे जो आपके फौना है, इनकी जो लाइफ है उसको भी क्या कर सकता है, ये इम्पैक्ट डाल सकता है। ओके, पीपल्स को भी यहाँ पे जो ओवर 3.5 लाख पॉपुलेशन यहाँ पर रिसाइड होती है, मतलब रहती है, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है और वेरियस इंडिजीनियस कम्युनिटीज के लोग भी यहाँ पर रहते हैं, तो उनके ऊपर क्या हो सकता है, ये थोड़ा सा थ्रेट बन सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा आज का नेक्स्ट आर्टिकल है न्यूक्लियर सिग्नलिंग, द नीड फॉर अ न्यू गार्ड रेल्स। यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, न्यूक्लियर सिग्नलिंग की। न्यूक्लियर जो वेपन्स है वो क्यों बनाए गए थे, आप सभी को पता है न्यूक्लियर वेपन्स एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही मेनली बनाए गए थे। किसके बाद, आपका जो वर्ल्ड वॉर 2 होता है उसके बाद हम क्या देखते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं। स्पेशली यहाँ पर जो आपका USA है और रशिया, उस टाइम का आपका क्या था, यहाँ पे USSR था। तो अगर वहाँ पर क्या होता है कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स इसलिए बनाए जाते हैं कि हम क्या कर सके, एक जो डेटरेंस है उसको क्रिएट कर सके। डेटरेंस मतलब कि डर क्रिएट कर सके कि हमारे पास क्या है, इतने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर वेपन्स है, अगर आप हमारे ऊपर हमला करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करेंगे। और USA ने क्या किया था, आप सभी को पता है, जापान में जो हिरोशिमा एंड नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब्स को यहाँ पर गिरा कर ये अपनी हेजमनी को क्या किया था, एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। ओके, अब आपका वर्ल्ड वॉर 2 होता है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, कोल्ड वॉर होता है आपका। तो कोल्ड वॉर में क्या होता है, एक्चुअली कोल्ड वॉर होता क्या है कि डायरेक्टली हम क्या करते हैं, किसी भी कंट्री के साथ वॉर में इंगेज नहीं होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, USA है और दूसरी तरफ रशिया है। तो एट प्रेजेंट अभी जो वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, तो आप कह सकते हैं ये एक तरीके से आप इसका जो दूसरा साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि रशिया और USA का ये क्या चल रहा है, एक कोल्ड वॉर की तरह यहाँ पर सामने चल रहा है। तो कोल्ड वॉर ये होता है कि आप किसी भी कंट्री को डायरेक्टली वहां पर उसमें वॉर में नहीं आते। मतलब कि 2 कंट्री हैं, मान लीजिए ये A है कंट्री और कंट्री ये B है,
ओके, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ये दोनों कंट्रीज आपस में एक साथ वॉर में नहीं आती फील्ड में, ये किसी थर्ड कंट्री के यूज में, मतलब थर्ड कंट्री जो होती है उसका यूज करके यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर में क्या होती है, इंगेज होती हैं। तो ये होता है आपका क्या, कोल्ड वॉर होता है। ओके, तो कोल्ड वॉर आपका आता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि आपके जो वेरियस since the end of the Cold War, the United States Russian nuclear rivalry had taken a backseat. Instead, North Korea, Iran and India, Pakistan got attention. अब देखिए, कोल्ड वॉर यहाँ पर एंड होता है, उसके बाद जो रशिया है आपका और यूएसए है, उनकी जो राइवलरी है थोड़ी थोड़ी यहाँ पर क्या होती है, कम होती हुई नजर आती है। बट इसके साथ क्या होता है, आपके जो अदर कंट्रीज जैसे कि नॉर्थ कोरिया, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, ये थोड़ा अटेंशन लगते हैं और वो अपने आप को क्या करने लगते हैं, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, मतलब कि जो कोल्ड वॉर के टाइम के बाद से अपने आप को बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस लेकर आते हैं और कोल्ड वॉर मतलब कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको यहाँ पे एक्यूमुलेट करने की बात करते हैं। ओके, अब आप देखेंगे, अभी देखिए यहाँ पर जो है डेटरेंस हमारा कैसा नजर आ रहा है, फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आज प्रेजेंट में आप देखेंगे बहुत सारी कंट्रीज के पास आपको न्यूक्लियर वेपन्स दिखाई देंगे, बट स्टिल आप क्या देख रहे हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रहा है, तो रशिया ने ये कहा कि अगर किसी ने जो क्रीमिया है उसको एनेक्स करने की बात करी, कि मतलब यूक्रेन अगर अटेम्प्ट करता है कि हम क्रीमिया को वापस ले लेंगे, या फिर यूरोपियन कंट्रीज ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने यूक्रेन का यहाँ पर क्रीमिया को एनेक्स करने का साथ दिया, तो रशिया क्या करेगा, यहाँ पर जो उसके न्यूक्लियर वेपन्स है इसका यहाँ पर यूज कर सकता है। तो अब हमें नहीं पता कि रशिया न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करेगा या नहीं करेगा, वो तो टाइम पर डिपेंड है और सिचुएशन पर डिपेंड है कि रशिया यहाँ पर क्या करता है। बट एक तरीके से आप देखेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या रशिया यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करेगा इस वॉर में या नहीं करेगा? क्योंकि एक तरीके से जो वॉर है सिर्फ रशिया और यूक्रेन के बीच नहीं है, इस टाइम पे ये जो वॉर किसके बीच में बन चुकी है, रशिया और वेस्ट के बीच की बन चुकी है। पूरी जो आपकी नेटो मेंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, नेटो का एक तो एम्बिट बढ़ाया जा रहा है, नेटो के जो सारे मेंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, यूक्रेन का फुल सपोर्ट यहाँ पर कर रहे हैं, आर्म और एम्यूनिशन से लेकर हर एक चीज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, एक तरीके से उनका जो ये अम्ब्रेला है नेटो, वो भी क्या कर रहे हैं, उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, जिससे क्या कर सके, वो जो एक डेटरेंस है उसको और ज्यादा बढ़ा सकें। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, इस लाइन को आप यहाँ पर रट सकते हैं, कहीं पर भी लिख सकते हैं और इससे बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है कि थॉमस सैकलिंग हुज राइटिंग ड्यूरिंग द 1960s एंड 1970s शेप न्यूक्लियर डेटरेंस थिंकिंग ही वॉन द इकोनॉमिक नोबल्स इन 2005। आपको ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि थॉमस सैलिंस ने, उन्होंने न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए एक 1970s और 16 में क्या लिखा था, कुछ लिखा था, इसी के चलते उन्हें इकोनॉमिक नोबेल प्राइज भी मिला था। ओके, कंक्लूडेड दैट न्यूक्लियर वेपन आर नॉट यूजेबल बट हैड पॉलिटिकल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंटिंग अ वॉर विद अनदर न्यूक्लियर पावर। यहाँ पर आप फ्यूचर में देखेंगे कोई भी कंट्री जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको कभी यूज नहीं करेगी, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल यूटिलिटी है टू प्रिवेंट द वॉर, मतलब वॉर को प्रिवेंट करने के लिए सिर्फ हमने ऐसा कर दिया कि हाँ अगर आप हमारे साथ वॉर करते हैं तो हमारे पास क्या न्यूक्लियर वेपन है ना, न्यूक्लियर वेपन्स है, हम इसका भी यूज कर सकते हैं। तो सिर्फ पॉलिटिकल यूटिलिटी है जिससे हम क्या कर सकें कि दूसरी कंट्री के साथ ये जो वॉर है उसको प्रिवेंट कर सकें। बट अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो न्यूक्लियर वेपन्स का यहाँ पर कोई भी यूज नहीं देखने को मिलता है। इवन जो कंट्रीज हैं वो भी क्या करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आज प्रेजेंट में आप देख रहे हैं कि हर एक कंट्री के पास आपको एक ना एक न्यूक्लियर वेपन जरूर यहाँ पर नजर आता है, और न्यूक्लियर वेपन अगर नहीं भी होता है तो वो किसी ने ऐसी कंट्री के साथ यहाँ पर एंगेज होता है जिसके पास यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं। ओके, तो इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही यही कहा जा रहा है कि एक तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो ये न्यूक्लियर आपकी जो प्रॉक्सी वॉर के थ्रू यहाँ पर क्या है, जो कंट्रीज हैं एक दूसरे के साथ इंगेज हैं। अब इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया के साथ भी यहाँ पर सेम केस आता है। आप इसको यहाँ पर लिंक कर सकते हैं कि इंडिया अब क्या करना चाहता है, जो उसकी न्यूक्लियर वॉर की मतलब न्यूक्लियर वेपन की जो पॉलिसी है, जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, उसको वो चेंज करने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो चेंज हो रही है, जो सिनेरियो है वो चेंज हो रहा है, इसलिए हमने बात करा कि हम क्या करना चाहते हैं, जो हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है उसे हम चेंज करना चाहते हैं। तो प्रॉबिंग द रेड लाइन्स, यहाँ पर रेड लाइन्स मतलब कि इतना ज्यादा आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यूक्रेनियंस एंड रशियंस आर द वन people who shared history. Russia therefore does not see Ukraine as an entirely sovereign. अब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर क्यों यहाँ पर अटैक किया? क्योंकि जो यूक्रेनियन और रशियन हैं वो एक दूसरे की क्या करते हैं, जो रशियन पीपल है वो उनकी शेयर्ड हिस्ट्री है। अगर आप उनकी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो उनकी हिस्ट्री शेयर्ड है, और जो रशिया है वो यूक्रेन को एज अ सोवरेन नहीं देखता है। ठीक है, तो पहला चीज ये हो गया। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, रशिया को जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है 2020 में, यहाँ पर उन्होंने 2 कंडीशन
की थी कि हम कब यहाँ पर नहीं यूज करेंगे। तो इन रिस्पॉन्स टू द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड अदर टाइप ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अगेंस्ट इट और इट्स अलाइज एंड इन केस ऑफ अग्रेशन अगेंस्ट द रशियन फेडरेशन विथ द यूज ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स। नाउ नेक्स्ट इसमें है देयर इज अ ऑफ्ट साइटेड एस्केलेट टू डिस्केलेट अप्रोच दैट इम्प्लाइज यूजिंग टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन टू ओवरकम अ स्टीलमेंट ऑन द बैटलफील्ड। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमें क्या करना है, अगर बैटलफील्ड से बाहर आना है तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर जो आपके वेपन्स है इसका हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसमें बस सारी चीजें ये कि न्यूक्लियर सिग्नल टुडे इज टेकिंग प्लेस इन अनचार्टेड पॉलिटिकल टेरिटरी। न्यू गार्ड रेल्स आर नेसेसरी इफ द न्यूक्लियर टैबू हैड टू बी प्रिजर्व। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आज के अगर आप देखते हैं आपकी जो पॉलिटिकल टेरिटरी है वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स को बहुत ज्यादा सिग्नल किया जा रहा है। हमें यहाँ पर क्या करना होगा, न्यू गार्ड्स लेकर आने होंगे जिससे हम क्या कर सकें, ये जो न्यूक्लियर टैबू है इसे प्रिवेंट कर सकें। ओके, आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया नीड्स एविडेंस बेस्ड एथिक्स ड्रिवन मेडिसिन। अब यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, आपके मेडिकल सिस्टम की। मेडिकल सिस्टम में स्पेशली आपका जो होम्योपैथिक है उसकी बात की जा रही है। कुछ लोग इसके फेवर में है, कुछ लोग अगेंस्ट में है। मेनली जो आर्टिकल है आपको इसके अगेंस्ट में देखने को मिलता है। पहले हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड आयुष की। देखिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर दो चीजें, एक है आपका आयुष, दूसरा है यहाँ पर आयुष्मान स्कीम। दोनों यहाँ पर क्या है, अलग अलग चीज है। आयुष्मान आपका अलग है और आयुष्मान जो स्कीम है वो यहाँ पर एक इंश्योरेंस स्कीम है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर हर महीने, मतलब सॉरी हर महीने नहीं, हर फैमिली को एक साल में कितने रुपए प्रोवाइड करती है, 5 लाख रुपए प्रोवाइड करती है उनके मेडिकल के लिए, है ना। मतलब कि अगर कोई पर्सन उनकी फैमिली में उन्हें कोई भी बीमारी होती है, अगर वो एडमिट है तो वो क्या है, उनकी फैमिली को, मतलब फैमिली में कितने भी मेंबर हो इट डजेंट मैटर, हर फैमिली को 5 लाख रुपए हर साल यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आयुष्मान स्कीम है आपकी। दूसरी हम यहाँ पर बात करें किसकी, आयुष की। तो आयुष क्या है आपका, in the recent push to integrate Ayush medical system into mainstream health care is achieve universal health coverage and decolonize medicine in pluralistic approach that would require every participating system to meet basic safety and efficacy standards। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आयुष को बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है कि हमारा जो सिस्टम है मेडिकल सिस्टम उसमें यहाँ पर क्या करें, उसकी मेन स्ट्रीम में लेकर आए। अब हम बात करते हैं जैसे कि आपका एलोपैथिक हो गया, आपका जो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम हो गया, उनका जो प्राइस होता है बहुत ज्यादा हाई होता है ना। अब यहाँ पे जो डीकॉलोनाइज मेडिसिन को हम कैसे डीकॉलोनाइज करेंगे, पहले हम इसको समझते हैं। जैसे कि हम आपकी जो मॉडर्न मेडिसिन हो गई, ड्रग्स केमिकल बेस्ड, यहाँ पे जितने भी आपके मेडिकल ड्रग्स होते हैं उस पर क्या होता है, आपका पेटेंट लगाया जाता है ना, जिसके कारण उसका जो प्राइस होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। जो नॉर्मल यहाँ पे मिडिल क्लास लोग हैं वो क्या कर पाते हैं, उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और वो जो पेटेंट राइट होता है आपका 10 साल का हो सकता है, 15 साल का हो सकता है, वो डिपेंड करता है। ओके, तो इसके कारण जो लोग हैं वो उसका सही से उसका ट्रीटमेंट वो नहीं ले पाते क्योंकि उनके पास वो ड्रग नहीं होता है। और जब ड्रग नहीं हुआ तो जैसे कि आपकी जो वेरियस डिसीज हैं उसका क्योर यहाँ पर नहीं मिल पाता है। इसलिए ये कहा गया कि हम आयुष को लेकर आएंगे। आयुष क्या है आपका, यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे आयुष के बारे में। तो आपका जो आयुष सिस्टम है इसमें आयुर्वेदा, योगा, नेट्रोपैथी, यूनानी, सिद्ध, सोवा, ऋग एंड होम्योपैथी। तो इसमें जो आपका मेनली जो हम बात करते हैं जो आयुर्वेदिक सिस्टम है, इन सारी चीज़ों को क्या किया गया है, एंगेज किया गया है कि हम क्या लेकर आएंगे, आयुष सिस्टम को लेकर आएंगे। तो जिससे कि हमारी जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है ना, हमारी यहाँ पर जो इतनी बड़ी, हम करोड़ों में जो हमारी जनता है उनको क्या करेंगे, होम्योपैथिक मतलब इसका यूज करके उनको उनका मेडिकल सिस्टम में यहाँ पर इंटीग्रेट करवाएंगे। इवन आप जो यहाँ पर लेसन की यहाँ पर रीजनल हेल्थ रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया कि जो आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहाँ पर यहाँ पर डीकॉलोनाइज और जो रिगार्डिंग ये जो भी फ्लॉज हैं, मेनली वहाँ पे जो होम्योपैथिक सिस्टम है उसका बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो होम्योपैथी है वो उसमें सेफ्टी और एफिकेसी कितनी है उसके बारे में बात की जाती है। तो उसकी अगर हम एफिकेसी की बात करते हैं तो इसमें कोई एविडेंस नहीं है कि ये जो आपका होम्योपैथिक सिस्टम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये आपको एक वीक नज़र होता हुआ नज़र आता है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा हमें ये वीक नज़र आता है क्योंकि इसका कोई भी एविडेंस हमारे सामने नहीं है। द फर्स्ट केयरफुली कंडक्टेड एंड वेल रिपोर्टेड डबल ब्लाइंड रैंडमाइज controlled trial and Nuremberg salt test 1835 noted that the symptoms or charges which the homeopaths claimed to observe as an effect of their medicines were the fruit of imagination, self-respect and preconceived opinion, it if not fraud। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि
होम्योपैथी में हमें कोई एविडेंस दिखाई नहीं देता है कि अगर हमने ये, जैसे कि हमने कोई डिसीज उसको सिम्टम्स बताई कि हमें ये सिम्टम्स हैं और हमने होम्योपैथी के यहाँ पे दवाइयाँ दी, तो उसका मतलब कि हमारे पास के जो ट्रायल किया जाता है कि वो कितना इफेक्टिव है कितना इफेक्टिव नहीं है। पहली बात तो ये बहुत स्लो है, ठीक है, मतलब कि बहुत स्लो ट्रीटमेंट करता है, और उसके साथ साथ इसका जो एविडेंस है वो भी हमारे पास नहीं है, तो ये हमें वीक नजर आता है, दिखाई देता है। फर्दर इसमें WHO ने भी ये कहा कि हमें यहाँ पे WHO ने वार्न किया है, जो आप होम्योपैथिक यहाँ पे ट्रीटमेंट लेते हैं जिसके HIV के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, मलेरिया के लिए, फ्लू के लिए, डायरिया के लिए, तो इसका यहाँ पर जो हमारी जो ट्रीटमेंट है उसमें कोई भी प्लेस नहीं है। हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि ये जो कैंसर जैसे ट्रीटमेंट्स आपके होते हैं उसके जो एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो मतलब ये जो आपका कैंसर है उसको वो क्या कर सकता है, रिलीफ यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है। तो इसमें ये सारी चीजें कही गई हैं। ओके, फिर इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स की बात की गई कि जो आपका होम्योपैथी है तो वो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, एविडेंस बेस्ड हम मेडिसिन जो यूज करते हैं, वो जो आपका एक स्टैंडर्ड है उसको यहाँ पर ये मीट नहीं करता है। कौन? होम्योपैथी। बट देखिए, अगर आप इसके जो फेवर में होंगे, जो लोग इस फील्ड में होंगे, तो वो तो इसके बारे में इसके फेवर में ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो इम्पैक्ट मतलब कि उनका जो बेनिफिट है उन्होंने देखा है, तो वो उसके बारे में अच्छी चीजें ही कहेंगे। बट इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो होम्योपैथी है आपका वो स्टैंडर्ड्स यहाँ पे मीट नहीं करता है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारी बेसिक अप्रोच है सिस्टम की, डिसीज की ट्रीटमेंट की, वो इतनी ज्यादा होलिस्टिक नहीं है। हमें यहाँ पे पहले क्या करना होगा, इसे होलिस्टिक बनाना होगा और इसे एथिक ड्रिवनेंस बनाना होगा। क्योंकि हमें क्या करना होगा, ग्राउंड में पहले हमें एविडेंस को यहाँ पर रखना होगा हेल्थ केयर, क्योंकि हमें एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर चाहिए। इसके लिए हमें एविडेंस लेकर आना होगा और जो हमारी मेडिसिन होनी चाहिए वो एथिक बेस्ड होनी चाहिए, एथिक यहाँ पर ड्रिवेंस यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये आपका जो आर्टिकल है यहीं पर मतलब खत्म होता है। इतना ज्यादा आपको यहाँ पर इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ क्लेम किया जा रहा है कि कैसे कैसे वो स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता है। पहला ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट, द स्टैंडर्ड्स आर नॉट कन्वेंटली चूजन बाय प्रैक्टिशनर्स। यहाँ पर जो हम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ट्रायल करना है, अब किस बेसिस पर ट्रायल करना है, इसके लिए स्टैंडर्ड्स नहीं होते हैं। जैसे कि प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन में, वो क्या करते हैं, अपने लिए स्टैंडर्ड्स को सेटअप करते हैं कि हमें यहाँ पर जो एपिडोरोलॉजिस्ट हैं और बायोस्टैटिशियन हैं, जो हमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट रिसर्चर्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन मैनेजर हैं, बहुत सारे इसमें जो क्लिनिशियर्स होते हैं वो इसके पीछे होते हैं। बट हम जब होम्योपैथिक में देखते हैं तो ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड सेटअप नहीं किया जाता है। सेकंड, इसमें ये कहा जा रहा है कि होम्योपैथी एडवोकेट्स हैव फेल्ड टू इन्वेंट वैलिड अल्टरनेटिव एविडेंस सिंथेसिस फ्रेमवर्क सूटेड फॉर टेस्टिंग इट्स एफिकेसी एंड सिस्टम। यहाँ पर होम्योपैथी के पास ऐसा कोई भी एविडेंट वैलिड अल्टरनेटिव सिस्टम नहीं है, एविडेंस नहीं है, जिससे हम क्या कर पाए, इसकी जो सेफ्टी है और एफिकेसी है उसको टेस्ट कर पाए। ठीक है, इसके कारण ये जो हमारा स्टैंडर्ड्स है उसको मीट नहीं करता है। थर्ड, इसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि होम्योपैथिक बीइंग होलिस्टिक इज टिपिकली पेयर्ड विद एविडेंस बेस्ड मेडिसिन रिडक्शनिस्ट। तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से जो रिडक्शनिस्ट है उसमें यहाँ पर हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। इवन WHO ने भी इसको क्या किया है, इसके अगेंस्ट में है कि जो मेडिसिन इसको सपोर्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में जाते हैं। ओके, तो यही सारी चीजें इसमें कही जा रही। तो बस इसमें लास्ट में आपको इतना कंक्लूड करना है कि जो हमें अगर इंडिया को यूनिवर्सल हेल्थ केयर को यहाँ पर अगर अचीव करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे ड्रग्स हैं, जो भी आपकी मेडिसिन है, ड्रग्स हैं, वहाँ पर एविडेंस बेस्ड आपका सिस्टम होना चाहिए और एथिक्स ड्रिवन यहाँ पर हमारी मेडिसिन होनी चाहिए। ओके, आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सिस्टम की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है आज का, ओके, वाई इज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल फेसिंग अपोजिशन। यहाँ पर आपका राज्यसभा में जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल है वो क्या हो चुका है, पास हो चुका है। अब इस बिल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये बिल आता क्यों है, पहले ये बिल आता है आपका 2002 में। कब आता है ये आपका 2002 में आता है, जिसमें हमारा जो मेन मोटिव था, मतलब जो आपका बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी बिल था, मतलब बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये 2002 में आता है आपका पहले। इसमें ये था कि हमारे जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में रेफर करते हैं, तो इस एक्ट को लेकर आया गया था जिससे हम क्या कर सकें, जो भी हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेस हैं और जिसको यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण क्या है, बहुत ज्यादा थ्रेट है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को थ्रेट है उसको बचाने के लिए यहाँ पर 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की यहाँ पर गवर्नमेंट होती है। तो मतलब उनकी गवर्नमेंट के टाइम पर इस बिल को लेकर आया जाता है।
ओके, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें एक्चुअली ये बिल किसके कंटेक्स्ट में आता है, 1994 में यहाँ पर क्या होता है आपका CBD होता है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यहाँ पर एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होता है जिसमें यहाँ पे बहुत क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत सारे प्रोविजंस लेकर आए जाते हैं। तो इसी के चलते इंडिया में ये एक्ट आता है आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। तो इसमें एक्चुअली क्या था कि हमें मेनली क्या करना है, इसका अगर हम इस बिल को देखते हैं, आपका जो 2002 का जो बिल था, है ना, हम देखिए यहाँ पर बात करते हैं, हमारा जो 2002 का बिल था उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे। पहला ये था कि जो हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेस हैं, हमारे जो बायोलॉजिकल यहाँ पर रिसोर्सेस हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें इंडिस्क्रिमिनेट करना है, मतलब कि उनका जो यूज़ है कैसे यहाँ पर करना है उसको हेल्ड करना है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, उसको हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसे बचाना है, सेव करना है, कंजर्व करना है। तीसरा यहाँ पर जो सस्टेनेबल यूज़ है, जो आपके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि कुछ आपके प्लांट्स ऐसे होते हैं उसकी मेडिसिनल यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसका मेडिकल यूज़ होता है, तो उसे हमें क्या करना है, उसका सस्टेनेबल यूज़ हो, क्या हो वहाँ पर उसका सस्टेनेबल यूज़ हो, तो उसके लिए यहाँ पे बात की गई थी। थर्ड हम बात करते हैं कि जो लोग, जैसे कि मान लीजिए ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर ये मेडिसिनल प्लांट है, ये मेडिसिनल, मान लीजिए इसका मेडिसिनल प्लांट है, तो इस एरिया के आसपास कुछ लोकल ट्राइबल कम्युनिटी भी रहती हैं, तो इसका जो बेनिफिट है, आपको जो ये मेडिसिनल प्लांट का जो बेनिफिट मिल रहा है, तो इसका कुछ फायदा किसको देना चाहिए, जो ट्राइबल पीपल, जो कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हें भी इसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से उन्होंने क्या किया है, इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया है ना, तो उसका जो मतलब बेनिफिट है वो यहाँ पर मिलना चाहिए। तो ये बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट यहाँ पर लॉ था। इसको क्या किया गया, अब चेंज किया गया। आपका 2022 में आप देखते हैं, एक 21 में सॉरी, ये बिल आता है और ये जो बिल है आपका यहाँ पर पास हो जाता है। अब ये बिल, इस बिल का मतलब आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या अमेंडमेंट किए गए हैं। इस अमेंडमेंट क्या किया गया है, जिसमें इनकरेज किया गया है जो हमारा आयुर्वेद सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसे इनकरेज किया गया है। जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, आपका जो कमर्शियल यूटिलाइजेशन है ऑफ इंडिया बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का, उसको भी क्या किया गया है, यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। एक्चुअली पहले ये था कि मतलब कि जो आपके सिर्फ डोमेस्टिक यहाँ पर कमर्शियल यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, आपके जो डोमेस्टिक यहाँ पे कंपनीज थी वो क्या कर सकती थी, इन मेडिकल प्लांट्स का यूज कर सकती थी, है ना। बट अब जो फॉरेन कंपनीज है वो भी क्या कर सकती हैं, मतलब फॉरेन कंपनीज के लिए पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ था कि यहाँ पर वो इन्वेस्ट नहीं कर सकती, उसको यूज़ नहीं कर सकती हैं, आपका जो बायोडाइवर्सिटी स्फीयर है वहाँ पर। बट इसे क्या कर दिया गया है, उसे भी अब इंक्लूड कर दिया गया कि अब वो भी क्या कर सकती हैं, जो इंडिया का बायोलॉजिकल रिसोर्सेस है उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है उसे यहाँ पर क्या कर दिया गया, आपका सिंप्लीफाई कर दिया गया है। तो ये सारी यहाँ पर चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो पेनल्टी है उसे भी क्या कर दिया गया है, आपका कम कर दिया गया है। मतलब कि पहले क्या था कि अगर आप कोई भी जो अभी आपके बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड यहाँ पर रिसोर्सेस हैं, अगर आप इसका मिसयूज़ करते हैं तो पहले आपको यहाँ पे पनिशमेंट मिलती थी, अब सिर्फ आपको पेनल्टीज देकर यहाँ पर आपको फ्री कर दिया जाएगा। तो ये बिल है, इसी के चलते यहाँ पे इसको अपोज किया जा रहा था, कंसर्न रेज किया जा रहा था। ओके, अब ये बिल क्या हो चुका है, आपका राज्यसभा में पास हो चुका है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है, यहाँ पर देखिए अपोजिशन की एब्सेंस में क्या हो रहा है, राज्यसभा में आपके 3 बिल, जो आपके 3 बिल्स हैं वो पास हो चुके हैं, है ना। यहाँ पर राज्यसभा आपकी एब्सेंस है, बट स्टिल हमें क्या देखने को मिल रहा है, मतलब सॉरी, आपके राज्यसभा में अपोजिशन जो है आपकी एब्सेंस है, बट स्टिल यहाँ पे जो बिल है आपके पास किए जा रहे हैं। तो हमारी जो पार्लियामेंट है उसकी यहाँ पर फंक्शनिंग पर क्या किया जा सकता है, आप क्वेश्चन उठा सकते हैं कि इस टाइम पर हमारा जो पार्लियामेंट है वो कैसे फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो टेबल्ड हुआ था और वो क्या बन चुका है, पास हो चुका है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो क्या क्या फीचर्स है हमारा पर्सनल डेटा, जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 है। तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस है, फीचर्स है, आप इनको बहुत अच्छे से नोट डाउन करें क्योंकि अभी ये जो बिल है वो पास हो चुका है। तो देखिए, द लॉ will require companies to clearing mention to user what data are being collected and what they are being used। यहाँ पर क्या करना होगा, अगर कोई भी कंपनी किसी भी पर्सन का डेटा यूज़ करती है तो उन्हें ये बताना होगा कि आप डेटा यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों कलेक्ट कर रहे हैं और किसके लिए यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि इसका पर्पस क्या है आपको कलेक्ट करने का। सेकेंड, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपका यूज़र है ना, यूज़र क्या कर सकते हैं, वो उनका जो डेटा है उनके पास राइट दिया गया है कि उस डेटा को वो डिलीट कर सकते हैं और अपना जो पर्सनल डेटा है उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर कि जो यूज़र्स हैं उनका डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए इस पर पहले जो पेनल्टी थी वो 20 करोड़ रुपीज़ थी, अब उसको इंक्रीज कर 50 करोड़ रुपीज़ थी, अब इसे यहाँ पर 250 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर कर दिया गया है। ओके,
द बिल यहाँ पे क्या है कि हम क्या करेंगे, एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को क्रिएट करेंगे। जो भी डेटा से रिलेटेड यहाँ पर जो डेटा वॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी आपका इशू आएगा वो कौन यहाँ पर करेगा, उसको सॉल्व यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड यहाँ पर करेगा। ओके, यहाँ उन्होंने क्या किया है इस बिल में, जो हमारा सेक्शन 43A IT एक्ट 2000 था उसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया है। अब कंपनीज अगर यहाँ पर किसी भी डेटा को मिस हैंडल करती हैं तो उन्हें यहाँ पे यूजर्स को क्या किया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा। ओके, तो ये सारे हमारे फीचर्स थे किसके, जो हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 जो ये पास हुआ है। ओके, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब इसमें कुछ एग्जाम्पशंस भी प्रोवाइड किए गए हैं। क्या क्या एग्जाम्पशंस हैं, ये स्टेट क्या कर सकती है, यूजर्स का डेटा स्टेट की मतलब कि आपकी जो सोवरेंटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए यहाँ पर क्या कर सकती है, यूज़ कर सकती है, और इसमें कोई भी आपका ऑब्लिगेशंस नहीं आता है। तो ये थोड़ा सा इसको एग्जाम्पशंस भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंडेंजर्ड हिमालयन वल्चर ब्रेड इन कैप्टिविटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। यहाँ पर हम इंडेंजर्ड आपके जो हिमालयन वल्चर्स हैं उनकी ब्रीडिंग की गई है, मतलब इंडिया में पहली बार उनका कोई, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि न्यू बेबी आपको दिखाई दिया है किसका, हिमालयन वल्चर का। अब ये इंडेंजर्ड है इसलिए ये हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप इनकी बात करते हैं हिमालयन वल्चर की, इनका साइंटिफिक नेम क्या है, जिप्स हिमालयनेसिस, है ना। तो आपको इनके साइंटिफिक नेम भी याद रखने हैं। जितनी भी आपकी जो स्पीशीज आपकी न्यूज में आ रही हैं तो आप लोगों को इनके जो साइंटिफिक नेम है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इट इज अ रेयर एंड लार्जेस्ट बर्ड नेटिव टू द हिमालयाज। ये कहाँ नेटिव है, हिमालयाज की नेटिव है। आप देखेंगे मेनली कहाँ पाए जाते हैं, जो हिमालय का हायर रीजन होता है तिब्बत प्लेटू, है ना, आपका जो तिब्बतन प्लेटू है, एट द एलिवेशन ऑफ अबव 1500 मीटर्स में ये पाए जाते हैं। ये कहाँ का, इनकी जो स्पीशीज है कहाँ कहाँ है आपकी, वेस्टर्न चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इवन दो आपका जो हिमालयन माउंटेन रेंज इंडिया, नेपाल एंड भूटान, वहाँ भी आपको देखने को मिलता है, चाइना और मंगोलिया में भी। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये हमारे वल्चर यहाँ पर इस तरीके से हैं। ओके, तो इनको थ्रेट क्या है, द मोस्ट सीरियस पोटेंशियल थ्रेट टू दिस स्पीशीज इज द mortality caused through the injection of diclofenac and other vulture toxic non-steroidal anti-inflammatory drugs widely used in livestock particularly in South Asia। साउथ एशिया में मेनली जो आपको डिक्लोफेंस आपका ये जो ड्रग है इसको इंजेक्ट किया जाता है, जैसे कि आपके जितने भी यहाँ पर लाइव स्टॉक्स एनिमल्स हैं, है ना, तो इनमें इंजेक्ट किया जाता है। अब वो जो एनिमल्स हैं, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे काऊ हो गया, आपका बफेलो हो गया, जितने भी आपके लाइव स्टॉक्स एनिमल हैं इनमें इंजेक्ट किया जाता है एंटी इन्फ्लेमेटरी यहाँ पे जो ड्रग्स हैं, स्टेरॉइडल होते हैं आपके। तो ये क्या करते हैं, जब ये एनिमल्स मरते हैं तो उनकी जब डेड बॉडी जो होती है तो उसको कौन फीड करता है, ये वल्चर फीड करते हैं। जो कि क्या होता है इनके लिए, जब ये फीड करते हैं तो ये जो ड्रग है उन वल्चर्स की बॉडी में जाता होता है, जिसके कारण उनकी जो मॉर्टेलिटी रेट है वो और ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा इनके लिए क्या है, थ्रेट सामने निकल कर आता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। ये IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में यहाँ पर आते हैं। तो इंडिया में पहली बार क्या हुआ है आपका, फर्स्ट टाइम, मतलब कि आप देख रहे हैं कि जो ये आपके इंडेंजर्ड हिमालयन वल्चर से उनकी यहाँ पे ब्रीडिंग देखने को मिली है। ओके, तो देखिए न्यूज़ हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम पहले। क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज आर द मोस्ट लाइकली एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे GST को इम्प्लीमेंट करने का सबसे ज़्यादा आपका क्या एडवांटेजेस होगा ये हमें बताना था। ओके, तो देखिए हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पर सही हो जाती है। आप देखेंगे इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्स सिस्टम। यहाँ पर जो आपकी मल्टीपल अथॉरिटीज़ के द्वारा मल्टीपल टैक्स लगाया जाता है वो क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका सही हो जाता है, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही होता है। सेकेंड हम बात कर रहे हैं, ये क्या करेगा, आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, ये ड्रास्टिकली यहाँ पर रिड्यूस नहीं करता है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। तो इसके साथ आप देखेंगे आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन डी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। थर्ड हम बात कर रहे हैं, इट विल इनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड विल इनेबल इट टू ओवरटेक चाइना इन नियर फ्यूचर। तो यह स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है। आपका सही स्टेटमेंट है यहाँ पर वन ओनली, तो राइट ऑप्शन क्या है आपका, वन ओनली। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट का जो बॉन्ड यील्ड है वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, तो एक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व। अगर हाँ, इसमें अगर आपका यूनाइटेड स्टेट का जो फेडरल रिजर्व है, जैसे कि इंडिया का आरबीआई है, उसी तरीके से यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट का आपका क्या है, फेडरल रिजर्व है। तो वहां पर अगर कोई एक्शन लिया जाता है, कुछ चेंज किया जाता है, तो ये हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट की जो बॉन्ड यील्ड है उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही होता है। सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका सही होता है कि अगर आरबीआई कोई एक्शन लेती है तो इंडियन गवर्नमेंट की जो बॉन्ड यील्ड है उसमें भी इन्फ्लुएंस हमें होता है, दिखाई देता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका दोनों सही है। इन्फ्लेशन और जो आपके शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स हैं, ये भी क्या करता है, इंडियन गवर्नमेंट की जो बॉन्ड यील्ड्स है उसको यहाँ पर इन्फ्लुएंस करता है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाता है 1, 2 एंड 3 ओनली। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आप पीडीएफ आपको एडवर्स न्यूज एनालिसिस, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मिलेगा। उस पीडीएफ में आप जाकर इसको पूरा पढ़ सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको सारी चीजें अब क्लियर होंगी, क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे। अगर आपको डाउट लगता है कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर पूछ सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।